वीडियो सामने ही है, देखो तो आप सबका वीडियो, इसलिए मैं यहीं पर लिंक कर देता हूँ कि आप यहाँ से आराम से क्लिक करके देख लो। इसी लिंक के नीचे मैं देखो, जो आज लिंक शेयर किया हूँ ना, इसी लिंक के नीचे मैं इसको शेयर कर दूंगा, वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो होता है। आए बस समझ वाला, बोलिए। यस सर। ठीक है, आज हम आगे बढ़े, बोलिए। अब देखो, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे फेजर, फेजर तो समझ में आप लोग को आया। तो फेजर जस्ट एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है जो मैग्नीट्यूड और एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है बाबू, मैग्नीट्यूड और एंगल को रिप्रेजेंट। अब कैसे करता है, थोड़ा इस पे आते हैं फेजर डायग्राम पे। देखिए ध्यान से, फेजर डायग्राम बनाना आसान है, बस अगर समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगा। देखो ध्यान से, तो पहले जब भी फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं। देखिए अब हम लोग को पता है कि 0 डिग्री की एक्सिस होता है, बोलो वो, बोलिए। हाँ यस यार, सर। यस सर। तो ये एक्सिस कितना का होगा, देखो तो यहाँ से एंगल कितना का, 90 का होगा यहाँ से एंगल। यस सर। फिर यहीं से एंगल देखो तो ये एंगल कितना का होगा बाबू, 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसमें किसी को डाउट है ना, ये 270, ये 360। और ये बाबू ये 360। कोई दिक्कत है बताओ, अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं नहीं है तो सर। कोई बात है। देखिए तो आपने कौन सा डायरेक्शन चला, ये पहले ये ध्यान देने वाली बात है, आपने कौन सा एंटी डायरेक्शन चला, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब हम काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो डायरेक्शन विल बी टेकन पॉजिटिव। यस नो। दूसरा चीज ध्यान से देना सर। दूसरा, जी बोलिए, बोलो बाबू, बोलो क्या हो गया, बोल के चुप हो गया, कुछ बोलना है। हेलो, हेलो। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सबको, लैपटॉप का। सबको दिखाई दे रहा है बाबू। यस सर। यस सर। अच्छे यस से। सर। यस सर। देखो तो अब आपको बताओ, अब देखो, अब जब क्लॉकवाइज चलेंगे, देखो रेफरेंस के नीचे चलेंगे तो अगेन ये एंगल क्या है, 90 है ना। देखो तो -90। इसको क्या लिखेंगे, -90। फिर क्या लिखेंगे बाबू, -180, -180। फिर क्या लिखेंगे, डिग्री -270। आप प्लस, बोलो, फिर -360 डिग्री। यानी जब क्लॉकवाइज चला, क्या चला बाबू, क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या लेंगे, निगेटिव। नेगेटिव। अब आपसे किसी ने बोला, सपोज मानो आपसे किसी ने बोला, तो देखो V1 इक्वल टू 5 एंगल 30 है। ध्यान सुनिएगा, अब इसी को प्लॉटिंग बताने कैसे होगा ये। 5 एंगल 30 है। किसी ने बोला V2 का जो एंगल है बाबू, वो एंगल है 10 एंगल 40। मान लो किसी ने बोल दिया कि 10 एंगल 40 है। अब इन दोनों का फेज डायग्राम बनाना है। किसी ने बोला भैया V3 जो है वो 5 एंगल 0 है। कितना बाबू, 5 एंगल जीरो। अब इन तीनों को हमें फेजर डायग्राम बनानी है। क्या बनानी है, फेजर डायग्राम। कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से देखो, अगले बार से मैं ये पूरा डिटेल से नहीं चलूंगा, अभी बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब अपने पास एक एक्सिस है, देखो ये रिफरेंस बोल देते हो ना, 0 डिग्री की एक्सिस को क्या बोल देते हैं हम लोग, तो 0 डिग्री। अब देखो रिफरेंस के ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे चलते हैं तो निगेटिव। देखिए, और आपको पता है कि जब हम वेक्टर क्वांटिटी, कोई वेक्टर आपको देखो जस्ट लाइक ए वेक्टर, आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करिए। जब हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हम वेक्टर में जो लेंथ ऑफ एरो होता है वो क्या बताता है बाबू, लेंथ ऑफ एरो बताता है मैग्नीट्यूड, और एरो का डायरेक्शन क्या बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन। एरो हेड उसका डायरेक्शन बताता है ना। ठीक यस इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल में भी फेजर, देखो सबसे पहले अब एक देखो ये कितना का एंगल है, 5 मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना है, यानी जीरो का एक्सिस यही होता है ना, बोलो। यस सर। तो हमने यहाँ 5 मैग्नीट्यूड और एंगल 0 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एंगल देखिए, दूसरा ये V3 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट V1 को, V1 कितना है बाबू, 5 एंगल 30। अब एंगल कौन है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एंगल है तो कहाँ चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। किधर चलेगा बाबू, देखो एंटी क्लॉकवाइज एंटी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज। तो 30 का यहाँ मिलेगा ना, बोलो, बोलो ये मिला।
यस सर। ये क्या हो गया बाबू, ये V1 हो गया। V1 कितना एंगल, 5 एंगल 30, 30, 5 एंगल 30, मतलब ये एंगल यहां से कितना बाबू, 5 30 30। 30 अब डिग्री। देखिए नेक्स्ट, हाँ सर नेक्स्ट जो जी क्यों सर वो जो 30 एंगल 5 एंगल 30 लिए हैं वो मतलब जी मेजर कैसे करेंगे हम लोग? जो स्केलिंग, देखो आप जब ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ पे क्या करते हो बाबू, देखो ग्राफ पे आप क्या करते हो, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 ऐसे बनाते हो, फिर ये 5 मार्किंग करोगे। यस सर। देखो तो 5 मार्किंग करोगे नहीं करोगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो बस ये 5 मार्किंग किया, तब देखो 5 एंगल 0। अब एक यहां से ले लो, 1 2 2 3 4 और ये हो गया 5, हो गया कि ना, बोलो। तो 5 एंगल 0 जो बनाई थी आप 5 एंगल 0 सीधे यहां से बना देंगे, यस सर। ये तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। अब आपको दिक्कत नो हुआ सर। 5 एंगल 30 में, 5 एंगल 30 में दिक्कत हुआ ना। तो आपको याद है लास्ट यस टाइम सर। आपको पढ़ाया था, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा पढ़ाया था। यस सर। अब इसको क्या लिखा था हम लोगों ने, इसको लिखा था आर कॉस थीटा, लिखा था ना बाबू। यस सर। आप प्लस और क्या लिखा था, आई साइन आई थीटा। आठ साइन आई साइन थीटा। आर साइन आई थीटा, ये आर। लिखा था साइन थीटा। यस सर। देखा ध्यान से, अब जब इस 5 एंगल 30 है तो आप क्या लिखेगा, 5 cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2। √3/2। आप कैलकुलेटर लेकर बैठे हो तुरंत बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखोगे आई इंटू 5 इंटू 5 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना बाबू, 1/2 1/2। अगर आप इसे सॉल्व करो तो इसके वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो, 0.866, तो 0.866 इंटू 5, ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5 के समथिंग। देखो कैलकुलेटर, अब प्लस आई इंटू ये 2.5 आएगा, बोलो हाँ या ना। अब आपको पता है कि ये x होता है और ये क्या होता है बाबू, y तो देखिए x पे कितना चलना है आपको डिस्टेंस, x पे डिस्टेंस चलना है 4.5, कितना चलना है बाबू, 4.5। 4.5। हाँ जिन्होंने पूछा, तो 4.5 सीधा लाइन गिरते हैं, यस गिरिया। और x पे कितना चलना है बाबू, 2.5। 2.5, ये 2.5 चलो x पे। अब x पे 2.5 चलोगी, जहां ये दोनों कट करेगा, ये कट किया किस पोजीशन पे, बोलो बोलो। यस सर। यही वो पॉइंट Yes, होगा sir. 5 एंगल 30 का, यही वो पॉइंट क्या होगा, ये जो पॉइंट है, Yes, ये जो sir. कटिंग पॉइंट किया है, ये जो पॉइंट किया ना, यही 5 एंगल 30 का पॉइंट होगा। बात समझ में आया बाबू, अब इसको मिला दो ओरिजिन से तो आपको ये लाइन मिल Yes, जाएगा 5 एंगल 30 है। बात समझ में आपको आया, बोलिए। थैंक यू सर। बोलिए, जिन्होंने पूछा है समझ में उनको आया, बोलो बाबू। यस सर समझ आया। आपको एक हाँ, अब देखिए, आप एक आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, कभी भी ना कैलकुलेट नहीं करना, आप एक लेंथ माने देखो, क्योंकि हमें मेनली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एंगल ज्यादा प्रभावी होता है। मैग्नीट्यूड जो भी होता है वो तो हम लिख लेंगे, बट एंगल हम एक गेस करके उस पर लगा देते हैं। तो हमने एक गेसिंग किया और आपने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल एक लेंथ बना दिया। ये बात समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट क्या है, V2 कितना है बाबू, देखो तो V2 कितना है, 10 एंगल 40 10 एंगल 40। V2 कितना है, 10 एंगल 10 एंगल 40। अब यहाँ से 40 डिग्री के एंगल बनाओ, रेफरेंस से बना दिया। अब इस पे क्या करिए, एक लाइन खींच दीजिए, 10 एंगल 40, ये आ गया आपका V2, कितना आ गया बाबू, ये आपका V2। अब V2 का वैल्यू कितना है बाबू, ये मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कितना बताएगा इसका, 10, और एंगल कितना मिल गया, 40 मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो बोलो बाबू हाँ या ना। तो ये कितना डिग्री बाबू, 40। अब यहाँ से हम लोग क्या है, अब ध्यान से, अब ये V1 था, ये था ना V1। अब आपसे पूछता है कि V1 और V2 के बीच का एंगल बताइए, तो देखो V1 V2 का एंगल तो 40 दिख रहा है ना आपको। यस सर। लेकिन इसे बोला V1 V2 का एंगल बताइए, देखो V1 हो गया, V2 है, V3 है, सॉरी। तो
तो V1 V2 का एंगल कितना है? ये V1 V2 के बीच का 10 एंगल होगा डिग्री। जी, 10 Yes, 10 sir. डिग्री होगा 10 नहीं? degree. तो ये एंगल फाइंड करना समझ, ये फेजर डायग्राम जब बना लेते हैं हम, तो इजीली एंगल के बारे में बोल देते हैं हम इजीली क्या बोल देते हैं बाबू? एंगल के बारे में। ये समझ में आया? अब अगले बार से वैसे नहीं बनाते, अगले बार से कैसे बनाएंगे रखिए ध्यान से, अगले बार से कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, इसी को मैं दोबारा बनाता हूँ। इस तीनों को मैं कैसे प्लॉट करूंगा अगले बार से, ध्यान से देखने वाली बात ये है। देखो सबसे पहले हम एक रेफरेंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे बाबू? एक रेफरेंस बनाते हैं। ये रेफरेंस को हम क्या मान लेंगे? 0 डिग्री का एक्सिस। कितना डिग्री का एक्सिस मानेंगे बाबू? 0। देखो ये रेफरेंस मैंने प्लॉट कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैंने उस पर दिखाया आपको कैसे बना। अब ये रेफरेंस देना दिया। अब ध्यान देखो, सबसे पहला देखो कितना है? V1 5 एंगल 30 है ना बाबू? दो बोलिए। यस सर। Yes, sir. रेफरेंस से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का बाबू? 30 डिग्री। देखो ये रेफरेंस से 30 डिग्री का 30 एंगल बना डिग्री। दिए, और ये लिख देंगे 5 एंगल 30। ये लिख दिया मैंने क्या? V1। क्योंकि एंगल पॉजिटिव था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। किस डायरेक्शन में चला बाबू? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला ना। यस सर। अब अगेन देखो, नेक्स्ट V2 कितना है? 10 एंगल 40। अगेन रेफरेंस से 40 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना का एंगल बनाएगा बाबू रेफरेंस से? 40। 40 डिग्री। अगेन ये देखो, ये बना दिया मैंने V2, ये बना दिया V2। और कितना का एंगल लिया? ये देखो, ये 30 का एंगल हो गया। ये एंगल कितना का हो गया? 40। 40 का। और लास्ट कितना है बाबू? V3 5 एंगल 0 है ना? तब 5 एंगल 0 तो इसी पर रह जाएगा, क्योंकि 0 का रेफरेंस में ही रह जाएगा। हाँ या ना? Yes. यस। तो अगले बार से हम डायरेक्ट ये 3 को लाइन बनाएंगे। अभी पूरी कहानी नहीं करेंगे, अब 3 को कहानी करेंगे और काम खत्म। ये बात समझ में आपको आई? यस। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम अब आपने देखा कि फेजर डायग्राम जो आपने बनाया, जस्ट किसकी प्लॉटिंग बनाया? एक मैग्नीट्यूड का और एक एंगल का प्लॉटिंग बनाया ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। बोलिए। Yes, sir. बोलो। तो देखिए ये जो हमने कल Yes, लिखा था, sir. हमने जो लास्ट टाइम में लिखा था, ध्यान से देखो, हमने लास्ट टाइम जो लिखा था, ये लिखा था B एंगल 0। मैं ग्रीन कलर लेता हूं। देखो B एंगल 0 लिखा था ना इसको कितना लिखा था? Yes, B sir. एंगल माइनस π/4। और इसको कितना था? B एंगल π/4 लिखा था कि नहीं लिखा था? बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर इन तीनों को प्लॉटिंग करना होता तो हम क्या करते थे? सबसे पहले बिना पूछे रेफरेंस बनाएंगे। क्योंकि रेफरेंस हमें पता है कि रेफरेंस का एंगल क्या होता है बाबू? 0 डिग्री माना जाएगा ना रेफरेंस। यस सर। विदाउट रेफरेंस काम नहीं कर सकते। देखिए रेफरेंस बना दिया तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे? V एंगल 0 दिया ना। देखो V1 की वैल्यू, तो देखिए V एंगल 0 तो इसी में चला जाएगा। बोलो V एंगल 0 इसी में गया। यस सर। अब देखो दूसरा एंगल V एंगल माइनस 45। V एंगल माइनस 45 कहाँ जाएगा? देखो एंगल निगेटिव है। एंगल Clockwise. क्या है? तो एंगल निगेटिव तो क्लॉकवाइज। नीचे। बोलो बाबू। तो रेफरेंस Yes, से sir. नीचे, रेफरेंस से कहाँ चलेंगे? यस सर। नीचे। नीचे। कितना डिग्री चलना है बाबू? 45 डिग्री। 45. बस एक अंदाजा लिया और खींच दिया मैंने 45 डिग्री। देखो ये हो गया V2, ये हो गया ना V2, ये हो गया V2, ये हो गया V1। ये क्लियर है बाबू सबको? एंगल कितना है ये? 45 डिग्री। 45। B angle 0. अब V3 देखो, V3 कितना है? V एंगल 45 degree. तो V एंगल 45 कहाँ चलेगा? इसके ऊपर। तो एंगल पॉजिटिव है। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या रहेगा बाबू? पॉजिटिव रहेगा। हाँ या ना? बोलिए। यस सर। यस सर। ये सर हो जो गया। नीचे हम लोग किए V2 वो जी, जी। नेगेटिव पे होगा फिर। हाँ तो एंगल निगेटिव में लिखते हैं, क्योंकि प्लॉटिंग में हम रेफरेंस ऑलरेडी मान लिया है कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल। तो हम एंगल या नेगेटिव मेंशन नहीं करते। आई बात समझ बाबू? यस सर आ गई। तो ये तो सर मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो आप नीचे भी किए V2 वो मतलब नेगेटिव ही है ना? हाँ, वो आपको जब भी इसका इक्वेशन लिखना होगा ना तो आप ये लिखोगे Bm। जैसे मान लो कि ये इसका इक्वेशन लिखा था कितना? मान लो Bm sin ओमेगा t लिखा था ना? यस सर Vm sin ओमेगा t। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है सर।
सर आपको कोई म्यूट कर दिया है। अब ये बदमाशी आप लोग करोगे तो नुकसान आप ही लोग होगा, मेरा नहीं होगा वाला, ठीक है ना। कोई म्यूट कर दे रहा है। हाँ, ये गलती आपकी है। देखिए अब जब इक्वेशन लिखने की बारी आएगी, जिन्होंने भी पूछा, देखो ये इक्वेशन लिख दिया ना आपने रेफरेंस मान के, यस सर। तो यही इक्वेशन यहाँ लिखेंगे। बस अंतर क्या होगा कि ये जो ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी में कितना माइनस करेंगे बाबू, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, ये एंगल क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, पलट को ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो नेगेटिव साइन माइनस यस सर। और कितना डिग्री से जा रहा है बाबू, 45 सर। 45। ये इक्वेशन यहाँ लिख देंगे। दूसरा देखो, जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जब इस इक्वेशन को लिखने की बारी हो तो इक्वेशन यही है, Vm3 मतलब Vm इंटू साइन ओमेगा टी, लिखा साइन ओमेगा टी। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस साइन, कौन सा साइन बाबू, प्लस साइन, साइन सर पॉजिटिव। कितना डिग्री से आगे, ये 45 लिखा था। डिग्री। आई बात समझ में। ओके सर, यस सर समझ आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, सुन लो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में इस फेजर डायग्राम का बहुत काम पड़ता है। आप आगे पढ़ोगे, नेटवर्क वगैरह पढ़ाया जाएगा, अभी हम बेसिक्स नेटवर्क पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आगे इसको और एक्सप्लोर करके आप पढ़ोगे तो ये फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीज होती है, आगे चल के आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके मिलेगा। तो बेसिक्स यहीं से सीखते चलिए। तो देखिए फेजर डायग्राम आपने देखा, तब फेजर डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल शो करते हो। यस सर। बोले, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने देखा कि मैग्नीट्यूड तो बताया, लेकिन डायरेक्शन बता रहा ना कि क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। बोलिए। यस सर। अब देखिए, अब Yes, दूसरा चीज है, फेजर डायग्राम को हमेशा जब भी फेजर डायग्राम रीड करना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। किस डायरेक्शन में बाबू, एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखो यहाँ से 3 गो पेन ले लो, अब यहाँ से देखो 3 गो पेन लेके इसी डिस्टेंस पे लगा लो। अब ये इस पॉइंट को यहाँ से घुमाओ, कहाँ से घुमाने है, इस पॉइंट को। अब ये तीनों के तीनों जो फेजर है यहाँ से घूमेगा, मतलब एक रोटेटिंग पाथ बनेगा। अगर रोटेट करोगे तो सबसे आगे कौन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में, V3 सर V3। V3 रहेगा। यस सर। V3 हमेशा आगे रहेगा ना, बोलो एंटी Yes, क्लॉकवाइज sir. घुमाओगे तो फेजर डायग्राम को ऑलवेज रीड करते एंटी क्लॉक डायरेक्शन sir. में। जब Yes, भी sir. घुमाएगा तो आगे V3 रहेगा। V3 आगे आएगा। V3 से पीछे कौन है, V1 है, और V1 से पीछे कौन है, V2 V2 है। सर V1 है। तो V2। हाँ, तो जो आगे रहेगा उससे हम बोलते हैं लीडर। क्या बोलते हैं, लीडर। नेता है, नेता हमेशा आगे का रहता है ना जी। यस सर। तो ये Yes, नेता, sir. ये जो आगे आगे रहेगा वो लीड करेगा, यानी V1 लीड कर रहा है। V1 क्या कर रहा है, V1, हाँ Lead इसको कर बोलते रहा हैं लीड, समझ जाएगा, इसको लीड बोलते हैं। अब लीड ये कर रहा है तो इससे कितना डिग्री पीछे V1 है, V1 45 डिग्री, 45। यानी V1 क्या है, लेग। लेग मतलब होता है पीछा। लेग का मतलब क्या होता है बाबू, अगर बोला जाए कि V1 का पोजीशन V3 के रिस्पेक्ट में क्या है, तो हम लोग लिखते हैं कि V1 लेग बाय V3 विद एन एंगल कितना, 45 डिग्री। 45 degree. कितना डिग्री से पीछे है बाबू, 45 डिग्री से। 45 डिग्री से। और V2 कितना पीछे है V3 से, 90 degree. 45 डिग्री। नहीं, V3 से V2 देखो कितना पीछे है, V2 का 90 एंगल कितना है? 90 degree. हाँ, 90 डिग्री। यानी V3 से पीछे V2 कितना है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री। हाँ, तो पीछे जो रहेगा उसको लेग बोलते हैं, और आगे जो बोलेगा उसे लीड बोलते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ 2 तरीके लिखा जाएगा। पहला लिखा जाएगा कि V3 लीड बाय V2, V3 लीड बाय V2। क्या बोला देखो, लिख देता हूँ, V3 लीड बाय V2, लीड बाय V2। कितना एंगल से लीड कर रहा है बाबू, 90 degree से। हाँ। और इसी को दूसरा मेथड कैसे लिखता है, मतलब ये V3 लीड कर रहा, इसी को कैसे लिखेगा, या V2 लेग बाय V3, V2 लेग बाय V3। कितना डिग्री से बाबू, 90 degree. 90 degree. हाँ दोनों, हाँ देखो ये 90 डिग्री से, इसको हम बोलेंगे लैग, मतलब ये लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैगिंग है, इसी को बोलते हैं लैगिंग। और आगे बोलेंगे लीडिंग। ध्यान सुनिएगा, अब लैगिंग लीडिंग कंसेप्ट थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं लैगिंग और इसको बोलते हैं बाबू लीडिंग। ये बात समझ में आई है, तो एंगल Yes, दोनों का sir. सेम, लेकिन एक लीडिंग और लेकिन लैगिंग बोल दिया, बस रेफरेंस देखना है, बोलना है, ठीक है। इसके मतलब है कि फेजर डायग्राम, देखो यहाँ डिफरेंस इसने लिखा है कि फेजर डायग्राम आर
a graphical way of representing the magnitude and direction. क्या रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. क्या रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Direction. देखिए, डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. ये बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर है सबको? सर फिर से एक बार बताइए सर. देखिए, जब आपने फेजर डायग्राम बनाया तो आपने देखा फेजर डायग्राम में जो लेंथ बता रहा था वो मैग्नीट्यूड दे रहा था, और जो एंगल बता रहा था वो डायरेक्शन बता रहा था, क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये बता रहा था ना. यस. तो आपने देखा कि फेजर डायग्राम इज ए वे ऑफ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. मतलब दो और दो से ज्यादा अल्टरनेटिव क्वांटिटी क्या करता है? रिलेशन बताता है, कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है. ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर. अब देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ. अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन क्या है? देखिए, इफ V1T इक्वल टू 10 एंगल 90 दिया है ना बाबू? बोलिए, 10 एंगल 90 है. यस सर, दिया हुआ है. V2 कितना दिया है? 15 एंगल 45. यस सर. एंड V3 कितना दिया है बाबू? 5 एंगल 40. 5 एंगल 40. अब बोला है कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V3, V2 एंड V3 और V1 एंड V2. मतलब सबके बीच के एंगल डिफरेंस बतानी है ना. बोलिए, तब पहले इसको यही लिख दीजिए. देखिए क्या क्या दिया है, पहले हम लिखते हैं. देखिए दिया क्या है. देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेफरेंस बताया था ना. क्या बोला था बाबू? Reference. सबसे पहला रेफरेंस, और रेफरेंस का एंगल होता है 0 डिग्री. Yes. तब पहले सबसे पहले मैं यस सर. सबसे पहले रेफरेंस प्लॉट कर देता हूँ, ध्यान देखिए. और इसको डॉटेड लाइन कर देता हूँ. कौन सा लाइन कर देता हूँ बाबू? मतलब डॉटेड लाइन. Dotted line. अब चलिए, अब सबसे पहले फोकस करिए V1 पे. V1 देखिए कितना एंगल है? 10 एंगल 90. 10 एंगल 90. तो देखिए V1 मतलब यहाँ से 90 डिग्री यहाँ चलेगा, क्योंकि एंटी क्लॉक का चलेगा ना, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है. यस सर. बोल, 10 एंगल 90. ये V1 बनेगा कि नहीं? V1 कितना हो गया बाबू? 10 एंगल 90. बोलो, बना या नहीं बना? हाँ या ना? हाँ सर. यस सर. यस सर. यस सर. एंगल हो गया 90. पहला बात समझ में आया? चलिए, यस सर. दूसरा देखिए, V2 कितना दूरी पे है? 15 एंगल 45. 15 एंगल 45 मतलब ठीक इसके आधा. यस सर. बोलो, 15 एंगल 45 कुछ यहाँ आएगा? बोलो हाँ या ना? तो एंगल अगेन Yes, पॉजिटिव है. तो ये कितना एंगल बाबू? 15 एंगल 45. 45. यानी ये कौन हो गया? V2 हो गया. हाँ या ना? यस सर. अच्छा, V3 के एंगल कितना है बाबू? 5 एंगल 40. 5 एंगल 40. मतलब यही से कुछ थोड़ा सा कम आएगा ये. यस सर. बोलो हाँ या ना? यस सर. यस सर. ये एंगल कितना? 5 5 एंगल एंगल 40. अब आपसे सबसे पहले एंगल किसके पीछे पूछा है? फिर में V1 एंड V3 पूछा है ना? यस सर. तो देखिए, V1 पहले V1 ये रहा, और V3 का सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. माइक सर क्या ऑफ है? हेलो सर का माइक ऑफ है. सर, आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा सर. सर के माइक ऑफ है. सर आवाज नहीं आ रहा है. हाँ जी, आवाज तेज से नहीं आ रहा है ठीक है. अब सर. देखो, ऑन करने के लिए कहा. हाँ अब आएगा. नेट भग गया था इसलिए थोड़ा देखिए. बार बार ऐसे अरे कैसे हो नेट रहा भग है जाता है मोबाइल से, जानते हो कभी कभी डिस्कनेक्ट होता है. मोबाइल के नेट से चल रहा है ना. अभी कॉलेज नहीं गया, मैं घर से ही पढ़ा रहा था. अब देखो ये बात समझ में. अब देखो V1 और V3 के बीच के एंगल बताना है ना बाबू? बोलिए. यस सर. यस देखो, सर. यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 था और ये 40 था. तो ये 90 माइनस कितना हो जाएगा? ए कौन है
बाबू बंद करो यार, कौन है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। ये 90-40 कितना डिग्री एंगल हो जाएगा इसका? 50 डिग्री 50 डिग्री 80 डिग्री सर। 50 डिग्री सर। 50 डिग्री। ये एसएससी जे में आंसर होगा 50। इलेक्ट्रिकल वाले लोग एसएससी जे में डायरेक्ट पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कभी कभी आपसे भी पूछ लेता है इसरो वगैरह में। देखिए नेक्स्ट क्या बोला वो, V2 और V3 के बीच के एंगल, किसके बीच के एंगल निकालना है? V2 और V3। V2 और V3। देखो V2 और V3 यही ना, 5 डिग्री सर 5 डिग्री होगा। 45 -40 ये ना करोगे, बोलो हाँ है ना? यस सर। 5 कितना डिग्री आ जाएगा? 5 डिग्री। 5 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट और लास्ट कितना, V1 और V2 के बीच का एंगल बताना है। तो पहले V1 V2 पिक करो। देखो V1 ये रहा और V2 ये रहा। 45 डिग्री। ये एंगल कितना बचेगा, कितना हो जाएगा बाबू? 90 - 45 45 90 माइनस 45 45। बात समझ में आई या नहीं? यस सर समझ आ गई। हाँ अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, घबराइए मत। ये पढ़ाया क्यों? मैं आपको समझाने के लिए। क्यों समझाने के लिए? क्योंकि दूसरा चीज हमको पढ़ाना है। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये आप करिएगा, ये दिया है। हेलो सर, बस यहाँ एंगल निगेटिव कर दिया, एंगल यहाँ निगेटिव कर दिया। इसका नेट एम्पलीट्यूड निकालिए सर। नेट एम्पलीट्यूड ऐसे नहीं निकलता, आप बिल्कुल ऐसे नहीं निकालेगा नेट एम्पलीट्यूड। नेट कैसे एम्पलीट्यूड अब बताता हूँ। हाँ नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे। अब ये प्रोडक्ट में है कि सम में, इसका आइडिया आपको है? नहीं है। No, जब आपको ये प्रोडक्ट में नहीं है या सम में नहीं है या माइनस में नहीं है, तो फिर कैसे निकालोगे डायरेक्ट आप नेट? वही ना सब जगह जिसका एडिशन होता है उसी का ना फेजर डायग्राम से उसका नेट एम्पलीट्यूड डाला जाता है। नहीं, पहले सुन लीजिए मेरे बात को। यहाँ हमने जो फेजर डायग्राम बनाया है, तो एक तो पहले आपने कसफ सीखा फेजर डायग्राम कैसे होगा, और यहाँ बेसिकली हम लोग एंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फेज डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालना इलेक्ट्रिकल में मेन होता है। अब कैसे निकलेगा एम्पलीट्यूड, ये सब कैसे, ये आगे की कहानी, अभी नहीं। अभी पावर पढ़ाएंगे ना, पावर में V × I होता है। तो जब दो एंगल का साथ प्रोडक्ट करोगे तब वहां एम्पलीट्यूड भी निकालेंगे और एंगल भी निकालेंगे, दोनों चीज दिखा देंगे। आई बात समझ में? तो ये जो फेज डायग्राम बनाया है, इसका पर्पस ये वेक्टर मत, ये मत जोड़ना, कभी जोड़ रहा हूं मैं, जोड़ूंगा भी आपको। एक आपके सिलेबस में आप जाकर पढ़िएगा, आप देखा एक दिया है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बाद बीच रिलेशन निकालिए। आप जाकर देखिएगा, थर्ड में वो लास्ट में पढ़ाएंगे, तो वहां देखना, वहां दो फेजर क्वांटिटी को मैं जोड़ूंगा भी, और जोड़ने के बाद उसका मैग्नीट्यूड भी निकालूंगा और उसका एंगल भी निकालूंगा। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन में हमसे एम्पलीट्यूड नहीं पूछा, इसलिए मैंने यहाँ एम्पलीट्यूड नहीं पूछा। यहाँ केवल क्या पूछा है? फेज डिफरेंस। क्या पूछा है बाबू? हाँ फेज डिफरेंस। आई बात समझ में जी? अब देखिए, अब आते हैं पावर फैक्टर पे। अब नेक्स्ट जो डिफरेंशियल होता है आपका पावर फैक्टर। क्या बाबू? पावर फैक्टर। ध्यान सुनिएगा, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कुछ होता नहीं है। पावर फैक्टर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाई। क्या होता है बाबू? cos phi। अभी नोटबुक का साफ साफ नहीं दिखाई देता है सर। अच्छा ठीक है, आप हमेशा अपना नोटबुक आप देखिए। आप यहाँ पे क्या है, अब मेरे आपका को तो नोटबुक क्लीन दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ क्या हो गया? साफ साफ नहीं दिखाई देता। क्या हो गया बाल? देख क्या तो चीज रहा ना है। साफ दिखाई देता है, बताओ। आपको यहाँ दिख रहा है, जो अभी दिख रहा है, बताओ तो। आप अरे वो स्क्रीन को जूमिंग कर लो। आप स्क्रीन अपना जूम इन करो, तो आप जूम इन कर लोगे तो इससे जूम से बाहर हो जाता, फटेगा नहीं फोटो, आपको दिखेगा फोन पे। आने तो लैपटॉप से कनेक्ट हुआ करो। आप लोग को बोला गया था ना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके लैपटॉप खरीद लो सब लोग। अभी क्लियर नहीं हुआ है सर। अच्छा ठीक है, जो सक्षम है वो, अच्छा ठीक है, जो सक्षम है वो खरीद ले, जो सक्षम नहीं है वो अपना क्रेडिट कार्ड का वेट करे। ठीक है, अब देखो अब तक आएगा सर। अब ये आइडिया मुझे नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है ना। वो आइडिया रजिस्ट्रार से करके उनसे बात करना। चलो अब मैं आपको सर कॉलेज खुलेगा सर कॉलेज खुलेगा 21 को। अभी नहीं, 21 को बिल्कुल नहीं खुलने का चांसेस है। अभी ऑनलाइन ही पढ़ो, घर पे बैठो। देखो अब ये जो कॉस्ट पावर फैक्टर लिखे हो ना, पावर फैक्टर जो होता है बाबू, ये एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के साथ कॉस्ट लगा दीजिए। मतलब एक वोल्टेज का फेजर बनाइए। किसके वोल्टेज बनाया बाबू? एक फेजर वोल्टेज बनाया और एक बनाया करंट। क्या बनाया बाबू? करंट। इन दोनों के बीच का एंगल होता है फाई।
अभी फाइव इलेक्ट्रिकल, डीसी में नहीं होता है। डीसी में क्या होता है, दोनों एक ही फेज में होता है, वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में होता है डीसी में। यहाँ एंगल होता है 0, क्योंकि जब दोनों सेम फेज में होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी? बोलिए बोलिए। तो जो पावर Yes, फैक्टर sir. डिफाइन किया है, देखो ये एसी सर्किट में डिफाइन किया जाता है। तो जो पावर फैक्टर में डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम बनाइएगा और उनके बीच जो एंगल होगा उसको cos फाई के साथ बना लो, 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बाबू? 45 डिग्री। तो जब इसके पीएफ लिखने की बारी आती है तो आप लिखते हैं पीएफ इक्वल टू cos 45। कितना लिखते हैं? कोसाइन, cos लिख दिया। अब इनके बीच का एंगल कितना है बाबू? 45 डिग्री। 45 है सर। तो जब 45 डिग्री लिखिएगा, हाँ, तो जब लिखिएगा आ जाएगा 1/√2। तो दैट इज द पावर फैक्टर। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल में जो पावर फैक्टर होता है सर, इसका क्या रोल है ना? तो जो पावर फैक्टर होता है इसका बहुत सारा रोल है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। सबसे पहले ये वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करता है। आप अपने घर के जब एनर्जी मीटर को 3-4 बार दाबिएगा तो देखिएगा एक जगह लिखेगा पीएफ और उसके सामने लिखेगा 0.8। आप जब दाब के देखिएगा, जो घर का एनर्जी मीटर होता है ना, घर का एनर्जी मीटर है। यस सर। पहले सब लोग सुनिए, घर का एनर्जी मीटर, हाँ, तो एनर्जी मीटर के देखिए बाहर एक ब्लैक कलर का स्विच होगा, जिसे दाबिएगा 3-4 बार तो एक जगह लिख, हाँ, यहाँ तो एंटी क्लॉक वाइज में 45 डिग्री है, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा है? माइनस अरे बाबा, अच्छा cos माइनस थीटा क्या होता है? हाँ, तो समझ गए सर, कॉस के अंदर माइनस पॉजिटिव होता है। पहले इनको पहले समझा दो। दूसरा चीज, अब ये माइनस प्लस अभी बात नहीं करेंगे, अभी माइनस प्लस की बात। अब देखो बता दे, माइनस प्लस के बात किया फेजर डायग्राम प्लॉट करने में, पहले ध्यान सुनना, क्या बोल किया? फेजर डायग्राम प्लॉट करने। मतलब माइनस प्लस उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आपने माइनस प्लस के हेरफेर कर दोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे, गड़बड़ हो जाओगे। तो ये जो माइनस प्लस का कंसेप्ट जो है ना, वहाँ प्लॉटिंग में ध्यान रखना, वो डायग्राम के डायरेक्शन के प्लॉटिंग में यूज होता है। जहां जहां जो डायरेक्शन में किया होगा मैं वहां खुद बता दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है? अब ये पावर फैक्टर आपने देखा, तो पावर फैक्टर क्या लिखा वो? इट इज ए, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो क्या लिखेगा? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट लिखा कि नहीं लिखा? बोलिए। यस सर। देखो, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखा? देखो, इट इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ, यहाँ ऑफ छूट गया है, लिख देना, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, ये बिटवीन है बाबू, ये B/W जब भी कहीं लिखता हूं मैं, इसका मतलब बिटवीन है। क्या मतलब है? बिटवीन। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बिटवीन वोल्टेज फेजर, वोल्टेज ऑफ एसी सर्किट एंड, देखो यहां गलत लिखा, एंड करंट फेजर। कौन सा फेजर बाबू? करंट फेजर। ये दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं बाबू? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। आई बात समझ में? तो इसको अगर मैथमेटिकल लिखा जाए तो दैट इज पीएफ इक्वल टू, अगर लिखा जाए तो पीएफ इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बाबू? पीएफ इक्वल टू cos पाई। पहला डिफरेंस नहीं होता है, ये बात समझ में आया? पहला डिफरेंस नहीं होता है कि एंगल वोल्टेज। अब दूसरा देखना, अब दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला ये नीचे लिखा है, देखो, पावर फैक्टर इक्वल टू cos पाई, समझ में आया? अब ये लिखा है P/mod s। क्या लिखा है बाबू? P/mod s। अब आप कहोगे mod s क्या है? यहाँ पे घबराइएगा मत, सब क्लियर करूंगा क्या है। अब ये किसी को पता नहीं। फिर इसको लिखा बाबू P/√P² आप प्लस Q²। क्या लिखा है बाबू? √P² आप प्लस Q²। और फिर तीसरा फॉर्मूला जो इसका बनाया गया वो लिखा गया R/P² प्लस Q²। हाँ, तीसरा बनाया गया बाबू R/Z। क्या बनाया गया? R/Z। क्या बनाया गया बाबू? R/Z। अब ध्यान से सुनना, हाँ, तो देखो ध्यान से, ये P क्या है यहाँ पे? सुनना, पहले R को हम बोलते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सब आगे आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक डिफिनेशन आगे लिखवाऊंगा, फिलहाल अभी नोट करना है। R को क्या बोलते हैं बाबू? रेसिस्टेंस। Z को बोलते हैं इंपीडेंस। आप इंपीडेंस नाम अभी तक नहीं सुने होंगे, चाहे 11-12 वाला लोग हो। 11-12 वाला कहीं सुन लेता है, 10th वाला नहीं सुनता। Z को क्या बोलते हैं बाबू? इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। इसका भी यूनिट ओम होता है, इसका भी काम है करंट को रोकना ही। क्या करता है? ये करंट को, किसी भी सर्किट में करंट को अपोज करता है, फ्लो को, करंट को
अपोज। अब इस पी को क्या बोलते हैं? इस पी को बोलते हैं बाबू एक्टिव पावर। सबसे पहले इसका नाम है एक्टिव पावर, फिर इसका दूसरा नाम है ट्रू पावर। कौन सा पावर? ट्रू पावर। फिर इसका तीसरा नाम है बाबू रियल पावर। क्या नाम है? रियल पावर। और फिर इसका चौथा नाम रियल पावर। एवरेज पावर। और इसका यूनिट होता है वाट। जितने भी आप बल्ब खरीदते हो ना, उस पर यही बोलते हो 9 वाट का बल्ब देना। यस सर। खरीदते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? या Yes, पंखा sir. ले, पंखा घर का चलता है, सबका वाट रीडिंग होता है। तो पी है, और इसी एनर्जी कंज्यूम से, इसी पावर के कंज्यूम करते हो तो आप इसका बिजली बिल पे करते हो। इस पावर की कंजम्पशन में बिजली बिल पे करते हो बाबू? रियल पावर के। अच्छा, अब यहाँ जो एस है, क्या है बाबू? एस को देखो, आप अभी तक आपने एक ही पावर पढ़ा था, V into I, लेकिन अब यहाँ पावर पढ़ा था। यहाँ एस को बोलते हैं बाबू ऑपरेंट पावर। क्या बोलते हैं बाबू? ऑपरेंट पावर। या कहीं कहीं इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। क्या लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स पावर। और ये होता है P प्लस जे क्यू। क्या होता है बाबू? जे क्यू। और जे वही आई है। जे की वैल्यू कितना? √(-1). अब आपके मन में डाउट होता होगा कि सर यहाँ पे जे क्यों लिया, वहां पे आई लेके यहाँ पे जे क्यों लिया, वहां पे आई लिया, यहाँ पे जे लिया। मन में डाउट हो रहा है ना? बोलिए, मन में डाउट हो रहा है कि नहीं? क्या मन में डाउट हो रहा है कि सर हम अब तक कॉम्प्लेक्स में आई लिख रहे थे, यहाँ पे हम जे लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, जितने भी हम जब इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग, हम लोग जे लिखते हैं। जे लिखने का रीजन ये है कि आई से हम करंट को नोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? करंट को। अगर आप मान लो अगर करंट लिखोगे आई और यहाँ भी आई लिखोगे तो आप बाद में कंफ्यूज कर जाओगे कि आई करंट है या जे है। आई बात समझ में? सर एक्शन पावर क्या होता है सर? कॉम्प्लेक्स पावर और एक्शन पावर क्या होता है? सर का वीडियो पॉज हो गया है। सर वीडियो बंद हो गया, सर नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? सर वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है बाबा? अब दिखा सर। हाँ जी, तो ये जे का और आई का, जैसे मोबाइल क्या है, मोबाइल ओप्पो का है जी। एक्शन पावर और कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, नहीं समझ रहा। अरे ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा, पहले अभी नाम सुनू। पगला कहीं क्या, अभी लिखवाऊंगा, डिफिनेशन लिखवाऊंगा। क्या घबरा रहे हो? ये पावर क्या होता है, रियल पावर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, ऑपरेंट पावर क्या होता है, सबका डिफिनेशन लिखवाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है बालक? हाँ, आप धैर्य रखिए। अब आपको पता है कि जब इसका मॉडस करिएगा, क्या करिएगा बाबू? इसका जब मॉडस करिएगा तो मॉडस कितना लिखिएगा? √PS² + Q²। तो वही लिखा ऊपर, √PS² + Q²। ये तो बात समझ में आया कि PS² + Q² कैसे लिख दिया? बोलो हाँ या ना? नो। अब अच्छा, और इसका यूनिट होता है बाबू वोल्ट एम्पियर। क्या एम्पियर यूनिट होता है बाबू? वोल्ट एम्पियर। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कौन सा डिवाइस में रेटिंग लिखा होता है। आप जितने भी ट्रांसफार्मर या आप जनरेटर या आपके घर का इन्वर्टर का रेटिंग यहाँ पढ़ना, वो लिखा होगा 750 kVA लिखा होगा। Q² बताइए सर क्या है? अरे बताएंगे रे बाबा, रुक जा ना, क्या घबराता है? तुम लोग इतने जल्दी बेचैनी गोली को खा लेते रे बाबा। धैर्य तो रखो, अजीब हाल है। अभी नाम बता रहा हूं तो तुम अभी कूदने लगते हो। धैर्य तो रखो बाबू, ठीक है? यूनिट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूनिट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, दे देगा यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज, 4 गो ऑप्शन देगा, तो उसको पिक करना जरूरी है। हाँ, तो यूनिट पहले जानना जरूरी है। देखिए, रियल पावर का यूनिट वाट होता है। क्या होता है बाबू? वाट। रियल पावर का 4 नाम है, एक्टिव पावर, ट्रू पावर, रियल पावर, एवरेज पावर। क्लियर? अब आते हैं हम आपके ऑपरेंट पावर पे। ऑपरेंट पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट एम्पियर। अब ये यूनिट कहाँ मेंशन होता है? जितने भी ट्रांसफार्मर, जनरेटर, घर का इन्वर्टर, ये सब आप जब उठाओगे, मतलब जितने भी ये डिवाइस उठाओगे, सबका रेटिंग VA में होता है, वोल्ट एम्पियर में। किस में होता है बाबू? वोल्ट एम्पियर में। अब देखो, इस एस का ये रियल पार्ट है कि नहीं? पी, ये पी इसका रियल पार्ट।
Yes, sir. जो इमेजिनरी पार्ट Sound GoPro पे सर आवाज नहीं आ रहा है। वीडियो भी नहीं आवाज चल रहा। म्यूट हो गया, वीडियो पॉज हो गया। नहीं रुक गया, मेरा आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है। हाँ देखिए, कहाँ है सर? अरे हम यही है। स्पेलिंग SIR लिखा कर भाई। अब देखिए, ये जो ये रियल पार्ट है कि नहीं इसका? बोलिए। Yes, sir. P is the real part. और हाँ, जो इसीलिए इसको, हाँ सुनो तो, इसलिए इसको नाम बोला है रियल पावर। क्या बोला बाबू? रियल पावर। Real चलिए, power. अच्छा। और क्यू कौन सा पार्ट है इसका? इमेजिनरी पार्ट। तो क्यू को हम बोलते हैं, देखो, इमेजिनरी पावर। देखो लिखा इमेजिनरी पावर, या इसका फेमस नाम है बाबू रिएक्टिव पावर। इस हाँ, और इस रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है क्या सर? इसका यूनिट होता है VAR। क्या लिखा है? देखो, ये लिखा है, देखो, V स्मॉल a स्मॉल r। इसको बोलते हैं बाबू वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या बोलते हैं? वोल्ट एम्पियर। ये यूनिट को याद रखिएगा, बार बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, इस यूनिट क्या होगा, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा? वाट, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा तो पिक करोगे, नहीं पता होगा तो फिर छोड़ना पड़ जाएगा। इस यूनिट पे फोकस क्या रखिएगा कि यूनिट का मतलब क्या है और किस पावर का यूनिट क्या होता है। तो अब मेरे साथ एक बार बोल दो, रियल पावर का यूनिट वाट। किसका? रियल पावर का यूनिट वॉट। अपरेंट का यूनिट बाबू वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर। और पावर का वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ लिखा एम्पियर रिएक्टिव पावर। सर वो रिएक्टिव अब देखिए, ये लिखा ना, रेजिस्टेंस होता है VAR में। वो क्या वो VAR जो रिएक्टिव पावर का यूनिट है, वो R में रेजिस्टेंस होता है या रिएक्टेंस होता है? देखो लिखा है, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब यहाँ क्या लिखा है? रिएक्टिव। बस यही होता है। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस की बात अभी नहीं किया मैंने, ठीक है ना? ठीक। इस आर का मतलब क्या? वो आर नहीं है, उस आर का फुल फॉर्म होता है रिएक्टिव। मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म लिखा है मैंने। तो ए का मतलब है एम्पियर, बी का मतलब है वोल्ट, और आर का मतलब है रिएक्टिव। क्लियर है? तो रिएक्टिव पावर में भी लगा रहता है। आई बात समझ में ना? तो होगा क्या कि आपके पेपर में शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, तो शॉर्ट फॉर्म में भी तो पता होना चाहिए ना। फुल फॉर्म में तो लिख ही दोगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं पता होगा तो फिर गलत कर दोगे। देखिए, और इस cos फाई में फाई किसके बीच एंगल है बाबू? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल। वोल्टेज एंड करंट के बीच। हाँ, अब हम आते हैं आपके एक एक पावर पे। अब टाइप्स ऑफ जो पावर लिखे हो, तो सबसे पहले पावर, किसकी बात किया जाए बाबू? पावर। अब हमको एक बात बताओ, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर क्या होता है? आप पावर डिफिनेशन पढ़े हो ना, कहीं मैथ फिजिक्स, कहीं फिजिक्स में पढ़े होगा पावर। व्हाट इज द पावर? हिंदी क्या है इसका? हाँ, पावर पढ़े हो ना। पावर क्या बोलते हो? कार्य करने की दर को रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर। मतलब आप कार्य करने की दर को पावर करते हो, यही ना बाबू? हाँ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। गुड। तो ये इसका मतलब है कि आपके अंदर जितना एनर्जी होगा उसी से ना काम करोगे। जितना पावर मतलब जितना आपके मतलब काम कितना करोगे, जितना आपके अंदर पावर होगा, स्टेमिना होगा। कुछ देर के बाद क्या करोगे? थक जाओगे तो कहोगे नहीं यार अब नहीं होगा, अब हमसे काम नहीं होगा, बंद करो। इसका मतलब है कि आप पूरे तरह से खत्म हो गए हो, पावर खत्म है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल पावर, क्या बोलते हो बाबू? इलेक्ट्रिक पावर। अभी तक आप यही पढ़े थे, देखा ध्यान से, इलेक्ट्रिक पावर। तो मैंने ये लिखा, देखो पहले इलेक्ट्रिक पावर में क्या लिखा? द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हो बाबू? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई सोर्स कितना वर्क करता है कितने समय के लिए, उसको हम बोलते हैं पावर। या ऑल्सो बोला, या ऑल्सो डिफाइंड है, या द इलेक्ट्रिकल पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस रेट से आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो उसको हम बोलते हैं पावर। अगर पावर का डिफरेंशियल लिखा जाए तो क्या लिखा होगा? P इक्वल टू dW बाई dt। लिखा ना, वर्क पर टाइम। बोलिए। यस सर।
बोलो हाँ या ना। अब इस वर्क में क्या किया मैंने, DQ और Yes, sir. DQ का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब चार्ज का DQ और DQ, या DQ क्या है बाबू, चार्ज। क्या होता है बाबू, हाँ ये जो D लिखा ना ये स्मॉल चार्ज बताता है, मतलब चेंज इन स्मॉल चार्ज। तो मैंने क्या किया, स्मॉल DQ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक DQ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या किया, अब एक DQ इसके साथ ले लिया, ठीक है, और एक DQ मैंने इसके साथ ले लिया, ध्यान से देखो, एक DQ मैंने किसके साथ ले लिया, वो इसके साथ, देखो तो लिखा dW/dQ लिख दिया, और dQ/dt। अब आपको पता है dQ/dt किसे बोलते हैं, करंट को वोल्टेज। dQ/dt हम बोलते हैं करंट को। किसको बोलते हैं बाबू, करंट करंट को। Current. हाँ मतलब IT लिख देता हूं मैं, IT। और dW/dQ किसे बोलते हैं बाबू, वर्क पर चार्ज किसे, वोल्टेज। गुड, ये यूनिट 4 में डिफरेंशियल में लिखवाऊंगा, घबराइएगा मत, यूनिट 4 में ये डिफरेंशियल लिखवाऊंगा मैं, वर्क पॉइंट चार्ज को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। तो अगर मैं इसके मतलब है कि मैं इसके जगह पर क्या लिख दूं, देखो इसके जगह पर लिख दिया VT, ये बात समझ में आपको आया, और इसके जगह पर क्या लिख दिया, IT इंटू IT लिख दिया, बोलो हाँ या ना। तो इसको बोलते हैं बाबू, ये जो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं बाबू इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, यही लिखा है। अब दूसरा वर्ड आता है एक एनर्जी, क्या आता है बाबू, एनर्जी। क्या आता है बाबू, क्या आता है, एनर्जी। देखिए एनर्जी, अब एनर्जी लिखना है, क्या लिखना है, एनर्जी किसे बोलते हैं बाबू, कार्य करने की क्षमता, यानी द कैपेसिटी, हीट एंड वर्क सर, कैपेसिटी सब सर, एनर्जी सर होता है। इसका मतलब है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यस सर। तो देखो अभी क्या लिखा था, P इक्वल टू क्या लिखा था बाबू, P इक्वल टू लिखा था dW/dt, लिखा था हाँ या ना, लिखा था ना। यस सर। अभी dt को मैं इधर मिलता हूँ, देखो dW इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो P into dt, P इंटू dt लिखोगे हाँ या ना। कर देंगे। अब दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन का मतलब तो होता है समेशन, यस यस सर। आपके कार्य को जोड़ेगा तो सारा कार्य क्या बनेगा, ये बनेगा एनर्जी, क्योंकि जितना एनर्जी होता है ना कार्य करेगा ये, यस तो ये बनेगा आपको एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना बाबू, पावर इनटू, मतलब पावर में टाइम के मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी बनता है कि नहीं, बोलिए। यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि आपके घर का जो एनर्जी मीटर होता है वो एनर्जी किसमें मेजर करता है, देखिए वो किलोवाट घंटा में सर, किलोवाट घंटा में। तो किलोवाट किसका पावर हो गया, किलोवाट यूनिट हो गया ना, तो किलोवाट आ दो, एनर्जी का। तो वाट यूनिट किसका हो गया, वाट यूनिट हो गया रियल पावर का। यस सर। यस सर। और टाइम का यूनिट क्या हो गया, घंटा, बोलिए। यस सर। यस हो सर। गया कि नहीं, तो घंटा और वाट मिला दिएगा तो वाट आवर बन जाएगा, और उसे किलो से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा बाबू, किलोवाट आवर। यस सर। किलोवाट आवर। तो ये एनर्जी है, ठीक है। मैं यहीं तक आपको छोड़ूंगा, आपका लिंक आ गया, आप जाइए लिंक क्रिएट करिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आऊँ तो बता दो क्या पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसी पावर, जो अभी पावर पढ़ा था ना, अपरेंट पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, डिफरेंशियल लिखा जाएगा। लेकिन आपको पीडीएफ भेजा हुआ है सर, पीडीएफ भेजल है, ठीक है। पीडीएफ क्लास, हाँ क्लासरूम में आपका पीडीएफ भेजा हुआ है, आप क्लासरूम में निकालिए। सकते हैं ना कॉपी में सर।